मैं आपसे एक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज की सीरीज में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम रेलेवेंट जो 15 से 16 अक्टूबर को कंडक्ट होने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, फुल वॉच कर सकते हैं। और इन दोनों वीडियोज़ की PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप PDF भी कैरी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वो कौन सी आपकी लोहार दस्तकारी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उसका क्वेश्चन नंबर 58 है, सुमिलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। सही का सही से मिलान करना है। यहाँ पे आपका कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पे एक तरफ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद यानी इनकी चर्चाएं किन किन वेदों में की गई हैं, तो आपका अगले कॉलम में लिखा गया है। तो पहला आयुर्वेद की चर्चा तो आपका ऋग्वेद में ही किया गया, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए देखने को राइट मिलता है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी आयुर्वेद की चर्चा किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद में। धनुर्वेद की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है, गंधर्व वेद की सामवेद में, और शिल्प वेद की जो चर्चा है वो अथर्ववेद में मिलती है। उसका क्वेश्चन नंबर है 59, ऋग्वेद के 6 मंडलों में से किस मंडल को कि कहाँ से कहाँ तक के मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है? तो आपका वो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के बीच के जितने मंडल हैं उन्हें गोत्र मंडल कहा जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 60 है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपका हो जाएगा अथर्ववेद। यानी अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन दिया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 61, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द है वो जो किसको इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश को, यानी जो वंश आपका श्रेष्ठ होगा उसे इंगित किया जाता है आर्य शब्द द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ किसी वीडियो में। तो आपका ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल हैं। उसके बाद आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य भारत में संभवतः कब आए थे? तो जब मध्य एशिया का टाइम पीरियड चल रहा था, मध्य एशिया का टाइम पीरियड, मेडिवल हिस्ट्री जब चल रही थी, उस टाइम पे आपके आर्य भारत में संभवतः आए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो कौन सा वेद आपका अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये एक ऐसा वेद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां, यानी सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो आपको किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में देखने को मिलता है। यानी सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, ऋग्वैदिक योगीन की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? तो ऋग्वैदिक योगीन की प्राचीनतम संख्या आपकी कौन सी है? तो विदथ, इसे क्या कहते हैं? विदथ कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है आपका वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आपके उत्तर वैदिक काल में आई थी। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में आपकी आई थी, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपको, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? यानी अनुलोम विवाह का अर्थ उस टाइम पे क्या हुआ करता था? पहला, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो आपका यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। यानी उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था, नहीं उस टाइम में प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता था? तो जब उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी से विवाह कर लेता था। आपका जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट देखने को मिलेगा कि जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो उसे हम क्या कहते थे? प्रतिलोम विवाह उस टाइम पे कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, वैदिक युग में यव कहा जाता था। यव यानी यव किसे कहा जाता था? जौ। तो जो आपके खाने का जो चीज़ होता है, खाने का अनाज टाइप का होता है जो, उसे उस टाइम में यव कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द आपका चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73,
क्वेश्चन नंबर 73, अथर्व का अर्थ, यानी अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, यानी जादू भी है पवित्र भी है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। उसके बाद अगला क्वेश्चन 74 देखने को मिलता है, फिर से सुमेलित करना, यानी सही का सही से मिलान कीजिए। और यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया हुआ है, एक तरफ आपका ABCD में शिक्षा, कल्प, सूत्र, निरुक्त, छंद, और अगले में ऑप्शन 4 दिए गए हुए हैं। तो ए का ABCD का 1 2 3 4 से आपको मिलान करवाना है। तो यहाँ पे पहला देखने को मिलता है, तो शिक्षा का आपका किससे हो जाएगा? तो शिक्षा का हो जाएगा ध्वनि शास्त्र से। उसके बाद आपका कल्प सूत्र का हो जाएगा कर्म कांड से। और निरुक्त का क्या हो जाएगा? निरुक्त का हो जाएगा भाषा शास्त्र से। और छंद का हो जाएगा छंद शास्त्र से। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन देखने को राइट मिलता है? 1 2 3 जाने, पहले का पहले से, दूसरा का दूसरे से, तीसरा का तीसरे से, चौथे का चौथे से। तो ऑप्शन ए आपको यहाँ भी राइट देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन से थे? तो यहाँ पे अष्टाध्यायी लिखा है, इसे पढ़ेंगे हम। अष्टाध्यायी की रचनाकार कौन है? तो आपके कौन से होंगे? पाणिनि। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। ये देखो कहाँ पे, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान टीचर सर्विस 2009, JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जा चुका है 2010 के पेपर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो ये आपका फेमस क्वेश्चन है, कौन सी स्मृति? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को क्या माना जाता है? आदि काव्य माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो प्राचीनतम पुराण, ये भी फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई पेपरों में। तो आपका मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी आपको सरस्वती नदी को माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई आपकी कुटुंब यानी परिवार हुआ करती थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, ऋग्वेद काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो ऋग्वेद काल का वे देवता कौन से थे? तो इंद्र देवता थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वेद में सभा को नारिष्ट किस वेद में सभा को नरिष्ट बताया? नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो वो किस वेद को कहा, किस वेद में बताया गया है? तो अथर्ववेद में बताया गया। और किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किस रचना में? तो आपके मैत्रेयणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो कौन सा आपकी रचना है? वो मैत्रेयणी संहिता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो आपके प्रजापति यानी इन देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, फिर से आ गया, सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए, सही का सही से मिलान करना है आपको। यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया हुआ है, तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे पहला है राजसूय यज्ञ, बी है अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन सी आपको देखने को मिलता है वाजपेय यज्ञ, ऑप्शन डी आपको देखने को मिलता है अग्निस्तोम यज्ञ। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले का पहले से हो जाएगा, और यहाँ भी होगा क्या, पहले का पहले से ही होगा, दूसरे का दूसरे से होगा, यानी तीसरे का तीसरे से होगा, और चौथे का चौथे से होगा। यानी ये क्वेश्चन मैं इसलिए बना के लाता हूँ, आपका नोट करके लाता हूँ टाइप करके, क्योंकि यहाँ एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन टाइप हो चुके हैं? एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, क्योंकि आप सबका ऑप्शन तो सेम है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट देखने को मिलेगा। 1 2 3 4, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, यानी एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, इसलिए मैं टाइप करके लाता हूँ। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 86 है। तो अगला भी आपका सही का सही से मिलान करना है हमें। तो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड से मिलान करना है। यहाँ पे आपको नदी दी हुई है, और यहाँ पे आपका क्या आपका नदी में मैच करवाना है हमें। तो आपका परुषड़ी और सतुद्री, स्किनी, बिपाशा, ये नदी है, नदी को नदी से मिलान करवाना है हमें। तो आपका पहली नदी जो है तो परुषड़ी नदी आपका कौन सा हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा परुषड़ी नदी भी, ये भी आपका क्या हो जाएगा? पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, और चौथे का चौथे से, यानी आपका बिपाशा ब्यास से हो जाएगी। बिपाशा का यानी पहले, ये आपका क्या नाम है? ये पहले जो दिया हुआ है ये पहले के नाम है, यानी जब पूरा प्राचीन नाम नदियों के ये प्राचीन नाम है, और आपका इस तरफ को जो दिया हुआ है ये आपका आधुनिक नाम है जो इस टाइम पे हम जाना करते हैं। तो परशुनी नदी का प्राचीन नाम क्या,
रावी नदी का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? परसड़ी। सतलुज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री। चिनाब नदी का प्राचीन नाम एस्किनी होता था। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा के नाम से जानते थे। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट देखने को मिलता है, 1 2 3 4। उसका क्वेश्चन नंबर 87 आता है। क्वेश्चन नंबर 87 में है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? उसके बाद संस्कारों की कुल संख्या आपकी 16 देखने को मिलती है, यानी 16 संस्कारों की टोटल संख्या कितनी है? 16 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 3 ऋण में शामिल कौन सा ऋण नहीं है? तो मात्र ऋण जो है वो 3 ऋण में शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति कैसी संस्कृति आपको है? तो यहाँ पे गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है, यानी मृदभांड संस्कृति कैसी संस्कृति है? तो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 91, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन कैसी संस्कृति है? तो ये आपको देखने को मिलेगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में ही किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया हुआ है? तो अगले पेज पे देखते हैं हम। तो ये आपका भगवानपुर में उत्खनन हुआ था, तो हाल ही में वहाँ पे देखने को आया है। तो भगवानपुर ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है, फिर से आपका सही का सही से मिलान करवाना है। सही का इसमें भी वही सही होगा, 1 2 3 4। तो आपका यहाँ पे कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड दिया हुआ है और उसका सही का सही से मिलान करवाना है। तो पहला संग्रहित का भाग दूध, छत्री और अक्षवाप। तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तो यहाँ भी आपका कौन सा ये आपका ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कॉलम बता देना क्या होगा इसका आंसर। उसके बाद ये क्वेश्चन मैं आपके लिए पूरा छोड़ रहा हूँ, तो आप ये बता देना हमें कमेंट सेक्शन में। एंड आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 है, ऋतु स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है? तो मतलब ऋतु स्थापित करने के लिए किस वैदिक देवता को ऋतस्थ गोप कहा गया है? तो आपके वरुण देवता को ऋतस्थ गोप का कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है और लास्ट पेज है ये आखिरी शायद। और निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो आपके कौन थे? वरुण थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम दिया गया है? तो वो विष्णु को दिया गया है, यानी तीनों लोक को माप लेने वाले भगवान किसे दिया गया है? किन देवता को? तो विष्णु देवता को दिया गया। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। क्वेश्चन 98 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना आपकी विश्वामित्र ने की थी। तो ये आपका ये मैंने थंबनेल भी लगाया है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर कहाँ मिलेगा? यानी लास्ट में आपको मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 है, यानी 100वां क्वेश्चन है, अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवस्था आपका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ईरान से संबंधित है, यानी ईरान को पुराने समय में किस अलग नाम से जाना करते थे? तो अवस्था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड हाँ, एंड यहाँ पे आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और इस वीडियो के PDF और इसके पहले यानी पार्ट 1 के जो वीडियो बनाया था उसका PDF का लिंक और उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पर जाकर आप कैरी कर लेना और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।